विपरीत बात कहते हैं कि ज़्यादा काम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा नहीं बल्कि आपको स्ट्रेस में डाल सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, प्रोडक्टिविटी प्रभावित हो सकती है। लेकिन ज़्यादा काम करने के दुनिया में उदाहरण भी हैं और इस तरह के रूल्स भी हैं। तो क्या है दरअसल असल बात जो इस पूरे बहस के बाद उभर कर सामने आ रही है? आज मैं करूंगा खास मेहमानों के साथ चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फटाफट लौट रहे हैं, आप ये रिपोर्ट देखिए। क्या अब इंसान मशीन बनने की ओर बढ़ रहा है? क्या काम के घंटे बढ़ाकर देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या फिर कर्मचारियों की जिंदगी और भी तनावपूर्ण हो जाएगी? इन सवालों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। वजह है कर्नाटक सरकार का वो प्रस्ताव जो काम के घंटों और ओवरटाइम की सीमा बढ़ाने की तैयारी में है। इससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने भी काम के घंटे बढ़ाने की बात कही थी, जिसका जमकर विरोध हुआ था। अब कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार वर्किंग आवर्स के मौजूदा ढांचे को बदलने पर विचार कर रही है। इसके लिए कर्नाटक शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1961 और उससे जुड़े 1963 के नियमों में संशोधन की योजना बनाई जा रही है। इस प्रस्ताव के लागू होते ही कर्मचारियों के लिए हर दिन काम करने के घंटे 9 से बढ़कर 10 हो जाएंगे। वहीं ओवरटाइम की सीमा भी 12 घंटे तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, 3 महीने की ओवरटाइम सीमा भी 50 घंटे से सीधा 144 घंटे तक पहुंच सकती है। सरकार की दलील है कि इस कदम से आईटी और सर्विस सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, यानी व्यापार करना आसान होगा, नौकरियां बढ़ेंगी, निवेश आकर्षित होगा। लेकिन इस प्रस्ताव के सामने आते ही देश भर में बहस छिड़ गई है, खास तौर पर सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने कर्नाटक सरकार की इस योजना की तीखी आलोचना की है। ट्रेड यूनियंस और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने सरकार के इस फैसले का खुलकर विरोध किया है। उनका कहना है कि ये प्रस्ताव कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य, निजी जीवन और काम के संतुलन को बिगाड़ देगा। यूनियंस ने इस फैसले को मॉडर्न डे स्लेवरी यानी आधुनिक समय की गुलामी करार दिया है। उनका तर्क है कि 12 घंटे काम करना किसी भी कर्मचारी के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है, खासकर ऐसे सेक्टर में जो पहले से ही हाई स्ट्रेस इंडस्ट्री मानी जाती है। अगर ये प्रस्ताव कानून बन जाता है तो कर्नाटक देश के उन कुछ राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां कानूनी रूप से रोजाना 10 घंटे और हर तिमाही में 144 घंटे तक ओवरटाइम की अनुमति होगी। इससे एक ओर जहां कारोबारियों और कंपनियों को राहत मिल सकती है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों के लिए ये बदलाव थकान, तनाव और असंतुलन का कारण बन सकता है। कर्नाटक सरकार के इस प्रस्ताव ने एक बार फिर देश को 2 धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ मुनाफा बढ़ाने की सोच, दूसरी ओर मानव संसाधनों की भलाई की मांग। फैसला क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है, ये बहस अभी थमी नहीं है, ये बस शुरू हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर गणेश नटराजन, फाउंडर 5F वर्ड एंड चेयरमैन हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड के। डॉक्टर नटराजन, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सोनिका एरन, मैनेजिंग पार्टनर मार्चिंग शीप HR कंसल्टेंसी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोनिका जी शो पे। और हमारे साथ हैं हरप्रीत सिंह सलूजा, आप लॉयर भी हैं और फाउंडर प्रेसिडेंट हैं नाइट्स यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सीनेट के। बहुत बहुत स्वागत है हरप्रीत आपका भी शो पे। डॉक्टर नटराजन, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं सर। काफी बवाल मचा हुआ है सर, जिस इंडस्ट्री से आप आते हैं, आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? क्या वाकई में ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस के लिए ये वर्किंग आवर्स बढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है ये ठीक है सर आपकी नजर में? आपका एनालिसिस। सर आप अनम्यूट हो जाएं प्लीज। नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखना चाहिए कि किस तरह का क्या इंटेंट है और किस तरह की राइटिंग में है। क्योंकि अगर ये चाहते हैं कि कभी कभी मतलब कि 2-3 दिन बहुत काम लगा तो 10 घंटे तक काम कर सकते हैं, वो ठीक है। ये नहीं कि रेगुलरली हो सकता है।
मगर ये मैंडेट अगर कर रहे हैं कि 12 घंटा काम करना होगा, तो ये तो बहुत ही, क्या कह सकते हैं, वो रिडिकुलस है। और 144 आवर्स 3 महीने में जो ओवर टाइम की बात की है, दैट इज ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हर दिन के लिए। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही रेट्रोगेट स्टेप होगा। और मुझे तो लगता है कि इसको पढ़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ये नहीं सोचेगी कि लोग हर दिन 12 घंटे काम करें और 3 महीने में 144 आवर्स ओवर टाइम। हालांकि पेमेंट तो होगा जरूर, मगर पेमेंट से, जैसे आपने कहा, अब जो मानसिक जो हेल्थ है या फिजिकल हेल्थ है, उस पर अगर असर पड़े तो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। तो मुझे भी ये, जैसे आपने कहा, ये मुझे बहुत बहुत ही रिडिकुलस लगा। सर, आपके नजरिए में, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हमने आंध्र प्रदेश सरकार का भी इस तरह का स्टेप देखा। वहां पर कहा गया कि चलिए, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोग हैं, मजदूरी से जुड़े हुए लोग हैं, तो वहां से प्रोडक्टिविटी का कैलकुलेशंस को उस हिसाब से आंका जा सकता है। बट सर्विस इंडस्ट्री में क्या ऐसा हो सकता है? आईटी सेक्टर में क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई ऐसी स्टैब्लिश थ्योरी है या अंडरस्टैंडिंग है विद इन आईटी सेक्टर ऑल्सो कि अगर आप ज्यादा काम करवा रहे हैं कर्मचारियों से, तो आउटपुट ज्यादा अच्छा आएगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ी आएगी? क्या ये अंडरस्टैंडिंग या कोई फाइंडिंग्स आपकी नजर में है सर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप वेस्टर्न वर्ल्ड को देखिए, तो कोई भी दिन में 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं करता है, और सैटरडे संडे को भी काम नहीं करते हैं। ये जरूर है कि हमारे इंडस्ट्री में काफी लोग परिश्रम करते हैं, और कभी कभी हमारे साथ भी हुआ है कि 70-80 घंटा काम करना पड़ता है। मगर ये रेगुलर बेसिस पे तो हो ही नहीं सकता। और जब आगे बढ़ते हुए आप सोचेंगे कि आईटी सेक्टर को फिर से बहुत अट्रैक्टिव बनानी है, लोग, बच्चों को, युवाओं को काम करने के लिए, तो ये ऐसे स्टेप्स अगर लेंगे, तो ना आप अट्रैक्ट कर पाएंगे ना रिटेन कर पाएंगे। तो ये बहुत ही गलत होगा। सोनिका जी, आपके पास आ रहा हूं। और ये पूरा का पूरा विवाद जब आता है, तो खास तौर से इंडस्ट्री में एचआर एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है। इस पूरे मामले के पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ की चीजों को हैंडल करने के लिए एक तरह से एचआर जो है, इस तरह के कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स में जो है वो ब्रिज का काम करते हैं। आपकी नजर में कंपनी का ये कहना है या गवर्नमेंट का ये कहना है कि साहब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे हमारे वर्किंग आवर्स अगर हम इस तरह से फ्लेक्सिबल रखेंगे। दूसरी तरफ आपको मालूम है कि एम्प्लॉयज क्या कह रहे हैं, यूनियंस क्या कह रही हैं। तो एचआर के नजरिए से आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रही हैं? देखिए, एचआर के मुद्दे से सबसे पहले मैं ना प्रोडक्टिविटी को थोड़ा ब्रेक डाउन करती हूँ। आपने पहले भी सर से सवाल पूछा था। प्रोडक्टिविटी को अगर हम ब्रेक डाउन करें 3 चीजों में, एफर्ट, एफर्ट जब कोई करता है तो उससे एक आउटकम आता है ना। आउटकम जो होता है वो बिजनेस के लिए अगर इफेक्टिव है या इफेक्टिव नहीं है, उससे इम्पैक्ट आता है। अगर इफेक्टिव है तो इम्पैक्टफुल है, अगर इफेक्टिव नहीं है तो और मेहनत करनी पड़ती है। अब इससे घंटों का कोई कोरिलेशन नहीं है। इससे स्किल और कैपेबिलिटी, इमोशनल रेजिलियंस, इन सब कॉम्पिटेंसीज का कोरिलेशन है। तो मेरा ये मानना है कि एचआर को आज एक बैलेंसिंग रोल प्ले करना है, जहां पे उनको ये चीज ड्राइव करनी है कि देखिए, अगर आपने 12 घंटे एक्सटेंड कर दिया, अगर आपने लोगों को जबरदस्ती काम करवा भी लिया 12 घंटे, ये कितने दिन सस्टेनेबल है? कितने दिन लोग काम कर पाएंगे? अगर लोग इसलिए थक के, हार के, बर्नआउट होके रिजाइन करके चले गए, तो आपको फिर से वो जो साइकिल है ना ऑफ कीपिंग ऑन हायरिंग पीपल एंड देन ट्रेनिंग पीपल, तो उसमें तो आपका प्रोडक्टिविटी लॉस होगा ही। तो किसका फायदा होगा? दैट इज नंबर वन। नंबर टू, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से हम कह रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज नॉट जस्ट कि हमारे पास एक कंपनी में लिमिट, मतलब हम अपनी वेज कॉस्ट बढ़ा रहे हैं इसलिए हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तब भी इंप्रूव होएगी अगर हमारे पास वर्कफोर्स है जो कि मोटिवेटेड है, अलाइंड है, और प्रोडक्टिविटी का मतलब अच्छा काम कर रही है, डिलीवरी दे रही है, जो कि क्लाइंट्स को टाइमली सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस या वेबसाइट या सॉल्यूशंस टाइमली दे रहा है, राइट?
तो आई थिंक ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो डेफिनेशन है, इट इज नॉट जस्ट नंबर ऑफ आवर्स। तीसरी चीज मैं बोलूंगी, देखिए हर पहलू के, हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। ऐसा क्यों कंपनीज मजबूर हो रही हैं सोचने पर कि लोगों का टाइम एक्सटेंड करें? इसमें थोड़ा बहुत वर्कफोर्स को भी सोचने का मैं बोलूंगी, क्योंकि देखिए बीच में मूनलाइटिंग और एब्सोल्युटली मैम, यानी कि इसके फिर अब कई और दूसरे पर्सपेक्टिव्स भी खुल रहे हैं। बट हरप्रीत, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। आपके मेजर कंसर्न्स क्या हैं? आपका, मेरा मतलब है कि जो जितनी आप मेरे ख्याल से डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व ना भी हों, तो भी जो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशंस हैं और जो जितने भी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, उनका मैं आपके नज़रिए से पॉइंट समझना चाहूँगा। क्या सिर्फ ज़्यादा वर्किंग आवर्स का मतलब है कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, या आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो इम्पैक्ट होगा, आप मेंटल जो हेल्थ है उससे जुड़े हुए कंसर्न्स हैं, या और भी कुछ बातें हैं जो आप कहना चाहें? दीपक जी, धन्यवाद सर्वप्रथम शो पर आमंत्रित करने के लिए जी। थोड़ा जो प्रोडक्टिविटी का फैक्टर यहाँ पर सामने आया है, मैं उसके लिए एक लाइन सेंटेंस आपको बताना चाहूंगा कि अगर कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि 10 घंटे काम अगर हम शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अमेंडमेंट ले आए और उसमें 9 घंटे की जगह हम 10 घंटे लिख दें या 12 घंटे लिख दें, इससे अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये कहना सरासर गलत है। क्योंकि अगर आपके पास में उतने काम करने के लिए रिक्वायरमेंट है लोगों की, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा क्यों हो रहा है? आप नए लोगों को एम्प्लॉय कीजिए, सबको 8 या 9 घंटे के शिफ्ट में काम करने दीजिए। जहां पर हम देखते हैं कि जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, जहां पर अभी 4 डेज वर्किंग की बात हो रही है कि हम एक वीक में 4 डे में काम करेंगे, तो वहां पर ये एक ऐसा अमेंडमेंट लेकर आना कि जो हमारी प्रोग्रेसिव सोच को ना दिखाए और हमें बैकवर्ड ले जाए, कि हम आज के डेट में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में बंधे होते हैं। जितनी भी आईटी कंपनीज हैं कर्नाटका स्टेट में, उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूंगा कि अगर जितनी मेजर आईटी कंपनीज कर्नाटका में हेडक्वार्टर्ड हैं, अगर इनके दूसरे सिटीज या दूसरे स्टेट्स में जो ऑफिसेस हैं और वहां पर जो लोग एम्प्लॉयड हैं, इसका डायरेक्ट इफेक्ट उन पर भी होगा। अगर मेरा बॉस बैठकर बैंगलोर के एक ऑफिस में 12 घंटे काम कर रहा है और मैं गुड़गांव के ऑफिस में उसको रिपोर्ट कर रहा हूं, तो ही विल नॉट लेट मी गो। वो मुझे 12 घंटे से ज्यादा जाने की इजाजत ही नहीं देगा कि आप यहां से लॉग आउट करके चले जाइए। दूसरी चीज, जहां तक इस एक्ट में ऑलरेडी मेंशन है कि अगर आप 48 आवर्स के बियॉन्ड काम करते हैं तो आपको ओवर टाइम मिलना चाहिए, वो किसी भी आईटी कंपनी में प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इट इज ऑन रिकॉर्ड। और आप किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप उठा के देख लीजिए, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, कोई भी बड़ी आईटी कंपनी हो, कोई भी अपने एम्प्लॉयज को जो इस एक्ट को मतलब ब्रीच करते हुए 48 आवर्स से ज्यादा हफ्ते में काम कर रहे हैं, आज तक किसी आईटी एम्प्लॉय को ओवर टाइम बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किए गए। जहां तक दूसरी बात आती है, टाइम जो कंजम्पशन जाता है जब हमें ऑफिस घर से निकल के ऑफिस पहुंचते हैं, वो टाइम भी फिर गवर्नमेंट को इंक्लूड करना चाहिए और उस पर भी ध्यान देना चाहिए। सिद्धारमैया जी की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने 2024 में भी एक ऐसा ही बेसर पैर का एक बिल लेके आए थे ये, जिसमें कहा गया था कि अब से जो कन्नाडिगास वहां के जो लोकल लोग हैं, उनको 50% मैनेजमेंट, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें 50% उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उससे नीचे वाले जो स्टाफ हैं उसमें 70% मिलना चाहिए, ग्रुप सी ग्रुप डी में 100% मिलना चाहिए। जब नेस्कॉम ने और दूसरी आईटी बॉडीज ने इसको कहा, और जब मोहनदास पाई जी ने भी इसके ऊपर ट्वीट करके कहा था कि ये जो गवर्नमेंट है और ये जो गवर्नमेंट का काम करने का तरीका है, ये बहुत ही अजीब ढंग से काम कर रहे हैं। और ऐसे अगर बिल्स आप लेकर आएंगे जो इंडस्ट्री फ्रेंडली ना हो, एम्प्लॉय फ्रेंडली ना हो, एम्प्लॉयर फ्रेंडली ना हो, तो आपका जो एक कर्नाटका को टैग मिला है कि आप एक लीडिंग आईटी स्टेट है, वो आपसे छिन जाएगा। आप प्रोग्रेस करने की जगह आप रिवर्स गियर में गाड़ी चला रहे हैं। ऑलराइट। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकता हूं। यू हैव गॉट सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब एक पॉइंट आईटी इंडस्ट्री वाले भी कह रहे हैं कि खास तौर से आईटी सेक्टर को एक्सटेंडेड आवर्स ड्यूरिंग पीक पीरियड्स, जैसे कि ग्लोबल आउटेजेस के टाइम पर हम देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ही आप रिसेंट आउटेज का एग्जांपल देख लीजिए, बहुत सारे रिपोर्ट्स में इस तरह का जिक्र किया गया है। अब जो करंट लॉज हैं वो 10 आवर्स तक ही आपको इंक्लूडिंग ओवर टाइम अलाउ करते हैं। अब ये जो प्रपोजल है ये इसको 12
घंटे की शिफ्ट करने का कह रहा है, तो क्या ये इस तरह के डिमांड्स को एकोमोडेट करने के लिए सिर्फ एक कागजी कार्रवाई भर है, या फिर डर ये है आई मीन कि क्या ये सिर्फ टेम्परेरी ओवर टाइम ड्यूरिंग क्राइसिस का ही इशू है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट इसको परमानेंटली थोप कर एक तरह से हाथों में इस बात को डाल दे जो कंपनीज हैं उनकी, कि वो 12 घंटे तक, जैसा कि अभी हरप्रीत ने भी कहा कि 12 घंटे तक वो बाइंड कर दें एक एम्प्लॉय को ऑफिस प्रीमाइसेस ना छोड़ने के लिए या काम करने के लिए। तो क्या है इसके बिटवीन द लाइंस के और एनालिसिस, थोड़ा सा और डीप में उतरकर समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर नटराजन सर, अब जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट जो दिया जा रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट और खास तौर से लेबर डिपार्टमेंट्स ने कहा है, वो कह रहे हैं कि सर हम एम कर रहे हैं टू अलाइन स्टेट रेगुलेशंस विद द डायरेक्शन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं कि साहब यूनियन गवर्नमेंट ने ही ऐसा डायरेक्ट किया है हमको, और बहुत सारे ऑलरेडी जो स्टेट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी इस तरह के स्टेप्स उठाए हैं, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इस तरह का बात कही जा रही है। क्या वाकई में सर आपकी नजर में या आपकी जानकारी में भारत सरकार ने कोई स्टेट्स को कोई ऐसा डायरेक्शन दिया है कि आप वर्किंग आवर्स को अमेंड करिए और अलाइन कीजिए जो वक्त की जरूरत है या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं? नहीं, दो चीजें हैं। एक तो मेरे ख्याल से कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि बिल्कुल गलत एडवाइस होगा जो हमारी गवर्नमेंट तो जरूर नहीं करेगी। और दूसरा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहाँ है? अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो जैसे हरप्रीत जी ने कहा, अभी तो फ्रांस वगैरह में 3.5 या 4 दिन काम करने की योजना चल रही है। तो इंटरनेशनल में कोई व्यक्ति हफ्ते में 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता, और ना इसका कोई चर्चा हुई है, ना कभी कोई मूव हुआ है। तो जैसे सोनिका जी ने भी कहा, इसको आप ब्रेक डाउन करें तो प्रोडक्टिविटी ऐसे मूव से बढ़ता बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट लोगों को बहुत ये रेजिस्टेंस के कारण उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ज्यादा बातें करेंगे ऑफिस में कि ये क्या हो रहा है, ये बिल्कुल अनजस्ट है। और जैसे हरप्रीत जी ने भी कहा था, ये ओवर टाइम तो एक चीज है नाम की, तो ये ओवर टाइम जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दी जाती है वो आईटी सेक्टर में कुछ कंपनियां जरूर देती हैं, मगर वो भी एक सॉप के तौर पे, नॉट रेगुलर हैबिट नहीं। तो अगर ये अच्छा से चल रहा है, मैं आईटी सेक्टर में 30 साल काम कर चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमारे एट्रिशन जब मैं जिंसार चला रहा था तो लेस देन 1.8%। और ये जो हमारी कंपनी का नाम देख रहे हैं 5F वर्ल्ड, फास्ट फोकस फ्लेक्सिबल फ्रेंडली फंड,
वो एम्प्लॉयज में दी थी, और फ्लेक्सिबल और फ्रेंडली और फंड सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रखता था उनके लिए। तो ऐसे इंडस्ट्री से आप अगर रूल डालेंगे 12 घंटा काम कीजिए, ओवर टाइम न दीजिए, ये सब कहेंगे, तो ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो विशिएट हो जाएगा। मतलब लोगों को भी लगेगा कि मैं सिर्फ यूनियन बेसिस पे काम करूं और कोई जरूरत नहीं है कि ज्यादा दम लगा के काम करूं, और जो एफर्ट होती है वो भी कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव स्टेप होगा। और मुझे लगता है कि जरूर कहिए कि 40 आवर्स पर वीक होनी चाहिए, जरूर कहिए कि अगर एक्सेस काम होता है तो ओवर टाइम दीजिए, मगर ये मत कहिए कि इसको 12 घंटा डेली काम करें, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जिसमें बार बार इस बात का हवाला दिया जाता है, गवर्नमेंट के जुड़े हुए लोग भी कहते हैं कि साहब आईटी कंपनी जो है वो बार बार हमारे पास आती हैं और कहती हैं कि साहब आपके कानून ऐसे नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट कैसे लेकर आए, हमको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते इंटरनेशनल। वो कहते हैं कि आप लोगों के यहाँ तो लेबर लॉज उस तरह के फ्लेक्सिबल लेबर लॉज नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है कि साहब आईटी कंपनीज का हमारे ऊपर प्रेशर है, 12 छोड़ दीजिए, वो तो 14-14 घंटे की परमिशन हमसे मांग रही हैं और हम इस पर लेकर आ रहे हैं, तो आईटी कंपनीज के प्रेशर की वजह से लेकर आ रहे हैं। तो ये इस लॉजिक में आपको कोई दम लगता है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगता है कि अभी खासकर ग्रोथ हो रही है वो हमारे ग्लोबल कॉम्पिटेंस सेंटर्स जीसीसीज में है, और कोई भी जीसीसी इंटरनेशनल रूल्स के तौर पे ये डिमांड नहीं करेगा। अब बच्चे आईटी कंपनीज, बड़े बड़े कंपनियां हैं जैसे आप टीसीएस लीजिए, इन्फोसिस, विप्रो, जेंसार, एचसीएल, ये क्यों डिमांड करेंगे? क्योंकि उनका अच्छा रिलेशनशिप है अपने एम्प्लॉयज के साथ और उसके लिए हम बहुत प्राउड रहते हैं। तो ये नहीं हो सकता है। तो मुझे कभी नहीं लगता है कि आईटी कंपनी दबाव देंगी कि इसको 12 घंटा मैंडेटरी कीजिए या 144 आवर्स मैंडेटरी कीजिए, नहीं हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। एब्सोल्युटली सर। सोनिका जी, अब क्योंकि ज्यादा कामकाज के घंटों को जैसा मैंने बताया कि अक्सर ये जोड़ा जाता है आपकी प्रोडक्टिविटी से, और ये भी कहा जाता है कि जिस कंपनी में इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज हैं वो कंपनी ज्यादा आगे बढ़ती है, ग्रोथ अच्छी करती है, ये बार बार कहा जाता है। एंड एचआर डिपार्टमेंट को बाकायदा इस बात का जिम्मा भी दिया जाता है कि वो एम्प्लॉयज के साथ बैठ के उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस को शेयर करके उनको कन्विंस करें कि ये कंपनी के और एम्प्लॉय दोनों के हित में है। क्या कभी एचआर डिपार्टमेंट्स की ओर से कंपनी के रूल्स पर सवाल उठाए जाते हैं या नहीं, या एचआर डिपार्टमेंट सिर्फ कंपनी एक आइडिया लेकर आई और उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर देना एम्प्लॉय तक, यहीं तक सीमित होती है एक एचआर की भूमिका? या कभी कभी आप कंपनी को वस्तु स्थिति से अवगत कराने की कोशिश भी करते हैं कि सर क्या बात कर रहे हो आप, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं आप, ऐसा कुछ होता है? मैम, आई एम जस्ट क्यूरियस अबाउट इट। उसके लिए आपको एचआर कंपनी रादर एचआर लोगों से बहुत ज्यादा बात करनी चाहिए टू अंडरस्टैंड कि वो लोग क्या क्या करते हैं। वो बहुत कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी बैंगलोर की ही एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, अभी होली आई थी जब, तो होली फ्राइडे को आई थी और बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के जो लोग थे वो छुट्टी पे घर आना चाहते थे होली मनाने के लिए, बट उसी टाइम पे कुछ लॉन्च होना चाहता था, होना था। तो उन सब की छुट्टी कैंसिल हो गई और उन सबको काम करना पड़ा। अब ऐसा तो नहीं है कि उनको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, कुछ और मिलेगा, लेकिन उन्होंने अब रुके ना, वो रुके। अब इस सिचुएशन में क्या एचआर उनको इन्फ्लुएंस करेगा, कन्विंस करेगा कि आप इसके बारे में बात मत कीजिए, इसके ऊपर आप चर्चा मत कीजिए, गॉसिप मत कीजिए? अब इस केस में एचआर का रोल होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहां पे लोग एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग रखें, एक मोटिवेटेड रहें, अलाइंड रहें और ये समझें कि हाँ ये हमारी कंपनी है और हमको अगर कुछ डिलीवर करना है तो हम सबका फायदा है। तो ये जो रोल है ना एचआर का, ये बहुत बड़ा रोल है जो कई लोग नहीं समझ पाते। yes. और इसके अंदर उनको लीडरशिप को भी कन्विंस करना होता है ऑन द राइट बिहेवियर्स। मैं बिल्कुल मैम, और मेरा सवाल पूछने का मकसद ही ये था क्योंकि इस पूरी बहस में लोग एचआर डिपार्टमेंट को अक्सर उनकी भूमिका को संदिग्ध मानते हैं। तो कहते हैं कि साहब एचआर डिपार्टमेंट जो है वो पॉलिसी फ्रेम हुई, अब उसको पास ऑन करना है एम्प्लॉयज को, बस इतना ही काम रह जाता है। और इसी वजह से उनका क्योंकि कोई इनपुट नहीं आता है, इस वजह से बहुत कई बार जो है वो चेक्स नहीं हो पाते हैं। बहरहाल
बहुत ही क्विकली हरप्रीत आपसे समझना चाहूंगा, एक और जो मैं इसमें एंगल देख रहा हूं वो ये भी है, जो एम्प्लॉय एसोसिएशंस हैं उनका ये कहना है कि आप शिफ्ट्स को भी कम करना चाहते हैं। इस वजह से एक एम्प्लॉय अगर ज्यादा काम करेगा तो शिफ्ट्स की संख्या घट जाएगी, संख्या घट जाएगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट पर भी असर पड़ेगा। 30 से 40%, एक छोटा सा मैं कहीं एक एस्टिमेट पढ़ रहा था कि नौकरियों पर खतरा भी हो सकता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति इतना काम कर रहा है तो नए लोगों की आवश्यकता आपको उतनी कम पड़ेगी। तो क्या एम्प्लॉयमेंट पर भी इसका कोई असर है हरप्रीत? जी 100%। दीपक जी, आईटी सेक्टर में ऑलरेडी लोग 12-12, 14-14 घंटे, कुछ ऐसे भी एम्प्लॉइज है जो 16 घंटे की शिफ्ट भी करते हैं जब रिक्वायरमेंट हो। लेकिन नॉर्मली मैं आपको बोलूं तो कोई भी आईटी एम्प्लॉय करेक्टली 9 घंटे के टाइम होने के बाद लॉग आउट नहीं करता है। जब वर्क फ्रॉम होम की बात आई थी तो 17-17, 18-18 घंटे की भी शिफ्ट लोग कर रहे थे, और अभी वर्क फ्रॉम ऑफिस वापस आया है तो उसमें भी वो लोग 12 घंटे से कम की शिफ्ट कोई आईटी एम्प्लॉय आज के डेट में नहीं कर रहा होगा, ये मैं गारंटीड कह सकता हूँ आपसे। और यही मैंने आपको पहले भी कहा अभी जस्ट प्रोग्राम में कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो वर्किंग आवर लिमिट है ये 12 घंटे या 14 घंटे कर दी जाए, वो सिर्फ उसका पीछे का एक मकसद यही है कि कहीं आईटी एम्प्लॉइज एकजुट होकर अगर ओवर टाइम के लिए प्रोटेस्ट कर दे और डिमांड करने लगे तो गवर्नमेंट ने उनको, एक आईटी कंपनीज को सेफ साइड ये रख दिया है कि चलिए 12 घंटे 14 घंटे तक आप इनसे काम करा लीजिए और आपको इनको ओवर टाइम नहीं देना पड़ेगा। अगर इंडस्ट्री की या गवर्नमेंट ने कुछ तो डेटा देखा होगा तब इस रिक्वायरमेंट के ऊपर वो आए होंगे कि ये वर्किंग आवर्स 12 या 14 आवर्स करने की जरूरत है, तो फिर उतने लोगों को अकोमोडेट करके एम्प्लॉय क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर एक पर्सन 12 घंटे काम करेगा तो आप 3 लोगों से कितना काम करा सकते हैं, उसके हिसाब से एक पर्सन का एम्प्लॉय। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जिसमें आगे आने वाले समय में चर्चा होगी। बहरहाल आज आप तीनों ने अपना नजरिया हमारे दर्शकों के सामने रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हरप्रीत, वक्त निकाला आपने। सोनिका जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर नटराजन, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, नमस्कार।